हेलो, हेलो, हेलो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूँ और क्लास 10th के इस सीरीज़ में हम लेसन नंबर 3 में आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। ठीक? तो थोड़े ही दिन में हमारे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दूसरे पोर्शन की तरफ को जाएँगे। ठीक? और साथ में क्या करना है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। और कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट आपको लगता है या कोई नया टॉपिक आपको नीड है या आप वीक हैं, तो उसको क्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है? तो भई चलते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखें आज क्या-क्या चीज़ पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्या, बार्टर सिस्टम। जैसे हम बोलें कि भई पुराने टाइम में कोई मनी नाम की चीज़ तो होती नहीं थी, तो भाई लोग फिर भी तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते होंगे। ठीक? जैसे हमें अगर आज के टाइम में एप्पल चाहिए, तो एप्पल हम मार्केट से लेके आएँगे। ऐसा तो नहीं कि भई पेड़ लगाएँगे और फिर जाके 10-12 साल तक का देखेंगे कि फिर उसके बाद एप्पल हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम क्या खरीद के लाएँगे। तो वैसे ही उस टाइम भी तो एक्सचेंज होता होगा। तो क्या मैं आपको एक कुछ सामान दे रहा हूँ और आप मेरे को कुछ सामान दे रहे हैं, तो ये जो सामान का या गुड्स का एक्सचेंज होगा, इसे ही क्या बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है? उसके बाद हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट देखेंगे, फिर उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। जैसे आजकल क्या हो रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है कि अगर मेरे को एप्पल चाहिए तो मैं क्या उनको पैसे दूँगा शॉपकीपर को, और जाके वो मेरे को क्या दे देगा, एप्पल दे देगा। ठीक है? उसके बाद बैंक अकाउंट के बारे में देखेंगे और वहाँ पे वो डिपॉज़िट जो पैसा होता है उसके बारे में वो देखेंगे। ठीक? उसके बाद एक जो चेक सिस्टम होता है, चेक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक कि भई कैसे बैंक लोन देता है या फिर वो कैसे उसमें पैसा कमाता है, इस चीज़ को देखेंगे। टर्म ऑफ क्रेडिट देखेंगे कि भई क्रेडिट क्या होता है, और साथ में फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया कि भई जो फॉर्मल सेक्टर है वो कैसे क्रेडिट देता है, और साथ में फंक्शन ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक? कि भई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है ये देखेंगे। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि भाई जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ना चल रहा हो, या फिर ऐसे सेक्टर जहाँ पे जैसे हम अपने दोस्त से कुछ उधार में पैसा ले लें, ठीक है? तो वो क्या इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। ठीक? चलिए देखें कि भई बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम डिफाइन करें तो क्या लिखा है, गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग ऑफ मनी कि भाई हम बिना पैसे के यूज़ के क्या करें, गुड्स का एक्सचेंज करें। इसे क्या बोला, बार्टर सिस्टम बोला। तो मतलब कि बार्टर सिस्टम क्या, जैसे हमने सुना होगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, तो उस टाइम कुछ ऐसा ही सिस्टम होता होगा, तो वो लोग क्या बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। तो भाई इससे क्या पता चलता है, बार्टर सिस्टम बहुत पुराने टाइम में यूज़ करते थे, ठीक है? इसके बाद बात करें, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होता है इसमें, तो बोला इसमें क्या, फॉर अ ट्रेड टू अकर इन अ बार्टर सिस्टम बोथ पार्टी मच वांट बट द अदर ऑफर कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मेरे पास सेब है, एप्पल है, और आपके पास क्या है, क्लोथ है, ठीक है, या सॉक्स बोलते हैं, ठीक है? मेरे पास एप्पल है, आपके पास सॉक्स है, तो क्या होगा कि हम लोगों को क्या, मेरे को सॉक्स चाहिए और आपको एप्पल चाहिए। तो मतलब जो मेरे पास सामान है उसकी आपको नीड है, जो आपके पास सामान है उसकी मेरे को नीड है। तो ये क्या है, डबल कोइंसिडेंट है। तो इस टाइम डबल कोइंसिडेंट की क्या बहुत ज़्यादा नीड रहती थी, ठीक है? चलिए, क्योंकि अगर सोचो कि भई मेरे पास एप्पल है, आपके पास सॉक्स है, लेकिन मेरे को सॉक्स चाहिए नहीं, लेकिन आपको एप्पल है, तो क्या मैं आपके साथ ट्रेड करूँगा? नहीं करूँगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस टाइम का डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट बहुत ज़्यादा एसेंशियल था। चलिए, इसके बाद एसेंशियल फीचर बोला तो हमने क्या कह दिया, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट तो क्या था उस टाइम बहुत ज़्यादा नेसेसरी था या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? जैसे ये एक लड़का है और जाके ये एक आदमी है। इसके पास क्या, ये कुछ कैंडीज़ रखी हैं या फिर कुछ फ्रूट्स रखे हैं, और इसके पास क्या है, ब्रेड है, ठीक है? इसको ब्रेड चाहिए, इसको क्या चाहिए, देखो, इसको कुछ और सामान चाहिए और इसको कुछ और सामान चाहिए, लेकिन इन दोनों के पास सामान क्या कुछ अलग-अलग है। तो क्या ये एक्सचेंज कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि इनके पास डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं हो रहा है। ठीक है?
चलिए, इसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिफाइन करते हैं कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो आज के टाइम में हम कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे को एप्पल चाहिए तो हम क्या पैसे लेते हैं और जाके दुकानदार को देते हैं और दुकानदार हमें एप्पल दे देता है। तो कहाँ मनी कैसे काम कर रहा है यहाँ पे को एज अ इंटरमीडिएट या मीडिएटर के टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस सिंप्लीफाइंग ट्रेड। और जाके मनी से क्या हो जाता है भाई, हमारा जो भी ट्रेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जा रहा। कैसे हो रहा है सिंप्लीफाई? तो अगर हम पुराने टाइम में बोल रहे हैं कि भाई डबल कोइंसिडेंट ऑफ फॉन्ट चाहिए था, लेकिन आज के टाइम में भाई हम कोई भी सामान पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है? खरीद सकते हैं ना? तभी तो जैसे पुराने टाइम में मेरे को एप्पल चाहिए था, उसको सॉक्स नहीं चाहिए था, ठीक है? नहीं, मेरे पास एप्पल है, उसके पास सॉक्स है, लेकिन हम दोनों जब एक्सचेंज कर रहे हैं, मेरे को सॉक्स नहीं चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन आज के टाइम में भई मेरे को एप्पल सॉक्स चाहिए तो मैं पैसे से खरीद लूँगा और उसको एप्पल चाहिए तो वो पैसे से खरीद लेगा, ठीक है? चलिए, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाई हो गया। फिर बाद में जाके बात करते हैं करेंसी की बात करें, तो मनी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? मनी के कौन बनाता है भई? गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट से इश्यू होता है। टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ ट्रांजेक्शन। कि भाई हमने कहा कि हमने कुछ भी सामान खरीदा तो हमने बीच में क्या रखा, पैसे की बात रखी कि हमने पैसा दिया और जाके उसने हमें सामान दे दिया। लेकिन ये पैसा उसको क्या भरोसा है कि भाई ये कागज का नोट चल पाए या ना चल पाए? क्यों? वो उसको नीचे क्या लिखा होता है हमारे नोट के, आई बियर इट टू पे डेस अमाउंट, ठीक है? तो क्या कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर कोई पैसा वापस नहीं देगा तुम्हें, तो मैं इसके बदले में तुम्हें पैसा दूँगा, ठीक है? इसीलिए क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पे भरोसा है और जाके इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा इश्यू करती है और उससे क्या हम बना रहे हैं, मीडिएटर बना रहे हैं, ठीक है? हमारे ट्रेड का। चलिए, नेक्स्ट कि भई बैंक डिपॉज़िट और डिमांड डिपॉज़िट क्या होता है? बैंक डिपॉज़िट का मतलब होता है, जो भी हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, वो क्या होता है? बैंक डिपॉज़िट होता है, ठीक है? और डिमांड डिपॉज़िट ऐसा पैसा जिसकी हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं, वो क्या हो गया? डिमांड डिपॉज़िट, ठीक? चलिए, पीपल डिपॉज़िट देयर एक्स्ट्रा कैश इंटू बैंक बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट। कि भई हमारे पास कोई बैंक है घर के आस-पास, हमने वहाँ पे बैंक अकाउंट खोला। अब हमको क्या, हमारे पास ₹100 आते थे, ठीक है? ₹100 आते थे और ₹50 हमारे खर्च हो जाते थे, ₹50 हमारे सेव रह रहे हैं। तो अब वो सेव पैसा कहाँ कर देंगे हम, जमा बैंक में कर देंगे। क्यों? क्योंकि भई वहाँ तो पहले तो सिक्योरिटी है पैसे की और दूसरा क्या चीज़ है कि भई हमारा जो पैसा है वो हल्के-हल्के बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? तो जो हमने पैसा जमा करा, वो क्या हो गया, बैंक का डिपॉज़िट हो गया। इसी के बाद बात करें डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है। दीज आर डिपॉजिट डेट कैन बी विथड्रॉ ऑन डिमांड, मीनिंग दे आर अवेलेबल वेन एवर द अमाउंट होल्डर चूज टू टेक आउट देयर मनी। कि भाई डिमांड डिपॉजिट ऐसा पैसा जो किसी भी बैंक होल्डर ने या अकाउंट होल्डर ने अपने अकाउंट में जमा कर रखा है और वो कभी भी बैंक से कह सकता है कि भाई आप हम मेरे को मेरा पैसा लौटा दो, ठीक है? तो हमने कभी भी सडनली डिमांड कर सकते हैं ना पैसे की, तो इसीलिए कह रहे हैं ये क्या है, हमारा डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है? जैसे हमने एटीएम से पैसा निकाल दिया, ठीक है? या बैंक में फॉर्म फिल करके पैसा निकाल दिया या चेक के थ्रू पैसा दे दिया, ये सब क्या है, डिमांड डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखें चेक। भई चेक का मतलब क्या होता है? चेक ऐसा एक ऑब्जेक्ट है या ऐसा एक मीडियम है जिसमें हम क्या कहते हैं कि भई हम एक्स अमाउंट दे लिखते हैं और जाके हम बैंक में किसी आदमी को दे देंगे कि भई आप अपने अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र करवा देना, ठीक है? तो चेक क्या है? एक पेपर मनी बोल सकते हैं इसे। अ चेक इज़ अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टली द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर अमाउंट टू द पर्सन नेम ऑन अ चेक। कि भाई हमने क्या कहा कि अगर मैं किसी को आपको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, चेक लिखा, चेक में अमाउंट लिखा, उसमें नेम लिखा और मैंने आपको दे दिया। आप कब कहाँ जाएँगे? आप बैंक में जाएँगे और बैंक में चेक जमा करेंगे और चेक से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है? तो यही प्रोसेस है चेक की, ठीक? और साथ में बोला चेक में ना 2 टाइप के चेक होते हैं, एक होता है स्टेल चेक और एक होता है क्या, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि भई आगे की तारीख का चेक दे दिया, कि अगर मैं आज तारीख है हमारी 2 फरवरी, ठीक? तो मैं कब की तारीख दे दूँगा उसमें, 28 फरवरी की तारीख दे दूँगा कि भई आप उसके बाद पैसा निकाल लेना, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में पैसा कम है, आगे आप मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मेरी सैलरी आ जाएगी और जाके तब आप
वहाँ से निकाल लेना पैसा, ठीक है। और एक होता है स्टेल चेक कि भाई 3 महीने से अगर ज़्यादा का चेक हो गया कि मैंने 28 तारीख डाली, लेकिन 3 महीने बाद वो चौथे महीने जा रहे हैं, ठीक है, बैंक में जमा करने, फिर उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या हो गया, बासी हो गया, या फिर स्टेल को बासी कहते हैं, तो उस टाइप से वो खराब हो गया चेक, ठीक है। फिर जाके चेक में डबल क्रॉस भी लग जाता है, जिसमें क्या होता है कि भाई नेम होल्डर के ही अकाउंट में वो चेक जाएगा, चेक का पैसा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखें लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक कि भाई बैंक में जो लोन एक्टिविटी है वो कैसे हो रही है। तो बोला कैश रिजर्व, कैश रिजर्व क्या होता है भाई, कैश रिजर्व अगर हमने 100 रुपया जमा कर रखा है, ठीक है, बैंक में हमने कितना जमा कर दिया पैसा, 100 रुपया बैंक में जमा करा, तो ये बैंक क्या करेगा ना, कुछ पैसा अपने पास सेव रख देता है, ठीक है। क्या करा उसने, कुछ पैसा अपने पास सेफ रख दिया, हमने कहा कि भाई 15 रुपये उसने अपने पास रख दिए, बचा कितना पैसा, 85 रुपीज बचे, ठीक है। अब ये 15 रुपीज उसने अपने पास सेव रखे, क्यों रखे हैं भाई, कभी भी कोई भी पर्सन पैसा मांगने के लिए आएगा तो कहाँ से देगा अगर उसने सारे रुपए लोन में दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि 15% वो अपने पास रखता है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं इस पैसे को यूज कर लूंगा। तो बैंक इन इंडिया टिपिकली होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश रिजर्व, ठीक है, कैश रिजर्व रखता है कितना, 15%। और सेकंड बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर विड्रॉल कि भाई आप प्रोविजन ऑफ विड्रॉल मतलब कि भाई हमने 100 रुपया जमा कर रखा था, ठीक, 15 रुपया तो उन्होंने जमा कर रखा है, लेकिन 85 कहाँ दे दिया, लोन में दे दिया, क्योंकि भाई बैंक भी तो पैसा कमाने के लिए बैठा है ना, खाली हम पैसा जमा करेंगे वो हमें इंटरेस्ट देगा, कहाँ से देगा इंटरेस्ट, तो वो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना भाई, जिससे वो पैसा कमाए, तो वो क्या है, लोन दे रहा है। अब लोन देने की बात आई तो हमने क्या करे कि भाई विड्रॉ करने की बात करी, तो हमने क्या बोला, द कैश रिजर्व इज कैप्ट टू पे डिपॉजिटर हु कम टू विड्रॉ मनी, भाई बैंक उसको पैसा दे देता है जो अपने अकाउंट में भाई आएगा, और जाके उसका अकाउंट है यहाँ पे को बैंक में, और जाके अभी उसने फॉर्म फिल करा और जाके अब पैसा निकालने की बात करी, और जाके बैंक वाले क्या दे देंगे, उसको पैसा निकाल के दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब लोनिंग डिपॉजिट, लोनिंग डिपॉजिट आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भाई लोन लेते हैं लोग, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप्स खोलने के लिए लोन लिया जाता है। तो बोला बैंक यूज देयर रिमेन पोर्शन, कि हमने जैसे बात करी थी कि भाई 15% तो बैंक ने जमा कर दिया था कि जहाँ पे कोई लोग कभी भी विड्रॉ करने आ सकते हैं पैसा, या कभी भी कोई इमरजेंसी में, लेकिन 85 रुपीज का क्या किया था हमने, लोन दिया था, ठीक है, क्या दिया था, लोन दिया था, ठीक है। तो ये जो 85 रुपीज लोन दिया था उससे क्या करता है, बैंक पैसा कमाता है, ठीक है। बैंक यूज देयर रिमेन पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू प्रोवाइड लोन टू बोरोवर, भाई जिसको भी लोन की नीड होती है बैंक क्या कर देता है, उसे लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम कि भाई बैंक ने तो पैसा हमारा हमने जमा करा और उसने लोन में दे दिया, तो उसकी इनकम भी तो होनी चाहिए ना, कि भाई उसमें बैंक में भी क्या क्लर्क होते हैं, या फिर मैनेजर है, या सीईओ है, या फिर कोई भी जो एंट्री करते हैं बुक की, वो लोग हैं, उनको भी तो सैलरी देनी है ना, वो भी तो बैंक के प्रॉफिट से आएगा, तो वो पैसा कहाँ से आता है, तो बोला द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन डिपॉजिट एंड लोन फॉर्म ऑफ प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर बैंक, भाई हमने रुपया जमा करा, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये में कितना इंटरेस्ट दिया उन्होंने हमको, 10 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो हमने कहा कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा, 110। अब उन्होंने 15 रुपया तो जमा करा था, तो 85 कहाँ दे दिया था भाई, लोन में चढ़ा दिया था, ठीक है, 85 लोन में चढ़ाया, जो कितने रुपए, जो 25 रुपये इंटरेस्ट में दिया था, ठीक है, तो 25 रुपये के अकॉर्डिंग, या 20 रुपये ही बोले तो 20 रुपये के अकॉर्डिंग हो जाता है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7521, 112 रुपये, ठीक है, कि भाई अगर 20% का इंटरेस्ट रेट लगाया तो इसमें क्या हो गया, 112 रुपया हो गया। तो ये जो 2 रुपया जो डिफरेंस आया, यही क्या है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक, ठीक है। चलिए,
अब टर्म ऑफ क्रेडिट, कि भाई हम कभी भी लोन लेने जाएं तो वो लोग क्या क्या चीज चेक करते हैं या कैसे मिलता है। तो हम फर्स्ट तो देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट होता है इसमें कुछ, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ लोन अमाउंट, ठीक है, कि भाई हमने 100 रुपये का लोन लिया और उसमें हमें 10% का क्या पड़ा, इंटरेस्ट रेट पड़ा। तो की फैक्टर क्या है, इंटरेस्ट रेट हो गया। फिर भाई इंटरेस्ट रेट तो हो गया लोन, लेकिन कब देंगे, जब हम वहां पे कुछ चीज रखेंगे। जैसे आपने पुरानी मूवियाँ देखी होंगी कि भाई वो लोग क्या जमीन के कागज रख देते थे, ठीक है, गिरवी, और जाके फिर उनको क्या दे देते थे, पैसा दे देते थे, ठीक। तो ऐसी कोलेट्रल की भी बात करते हैं कि भाई कुछ गिरवी रखने के लिए तो होना चाहिए ना, बैंक क्या गिफ्ट में दे थोड़ा ना देगा आपको पैसा। तो एज एसेट्स प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन विच द लेंडर कैन सीजिंग इफ द बोरोवर डिफॉल्ट, ठीक है, कि भाई सीज इफ द बोरोवर डिफॉल्ट। कभी भी अगर हमने लोन लिया बैंक से, ठीक है, लोन ले लिया, अब बैंक वाले भी तो भाई कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेंगे, तो उन्होंने कुछ कागजात रख लिए, ठीक है, हमारे घर के रख लिया, कुछ भी कागज रख दिए, जमीन के रख दिए। तो अगर हम कभी डिफॉल्ट करते हैं कि हमने लोन का पैसा वापस नहीं करा, तो वो कहाँ से लेगा भाई पैसा, उसने जो भी हमारे कागज हैं वो उसको क्या कर देगा, बेच देगा, और जाके क्या करेगा, हमारे जो भी लोन का अमाउंट है वो करे लेगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है इसमें कि भाई पेपर वर्क होगा, और साथ में कि भाई कैसे आप जो लोन है उसे रीपेमेंट करेंगे उसको भी देखते हैं, ठीक है। द शेड्यूल एंड मेथड टू रीपेइंग द लोन सच एज द मंथली इंस्टॉलमेंट और अ लैम्प सम पेमेंट, ठीक है, कि भाई लमसम पेमेंट, कि कब कैसे आप हमारा जो लोन है वो वापस करेंगे, उसको भी यहाँ पे वो देखा जाता है कि आप मंथली करेंगे या फिर 3 महीने में करेंगे, इस टाइप से। समझ में आ गया। टर्म ऑफ क्रेडिट की फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट रेट बोला कि भाई कितने इंटरेस्ट रेट में आपको पैसा दिया जाएगा। कोलेटरल कि भाई आप कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगे तभी हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। जब लोन प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन भी होगा कि भाई आप कैसे पर्सन हैं, आपकी इनकम प्रूफ देखना पड़ेगा, तभी तो आपकी इनकम है 10 रुपये और आपको चाहिए लोन 1 लाख रुपए का, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में पता चलेगा कि भाई आपकी इतनी इनकम है। फिर आपकी आइडेंटिटी चाहिए होगी कि भाई आप सही इंसान हैं या नहीं है, ठीक। साथ में मोड ऑफ पेमेंट कि भाई आप अगर हमने लोन प्रोवाइड करा दिया आपको, तो आप रिटर्न कैसे करेंगे लोन, ठीक है। फिर इसके बाद वेरिएशन इन क्रेडिट कि भाई क्रेडिट के वेरिएशंस क्या हैं। तो हमने कहा कि भाई लोन टाइप, कि लोन भी तो बहुत टाइप के होते हैं ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन सच एज कैसे, कुछ पर्सनल लोन होते हैं, ठीक है, कुछ होम लोन्स होते हैं, कुछ बिजनेस लोन होते हैं, हैव वेरीफाई वेरिंग टर्म्स, ठीक है, कि भाई कुछ लोन क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोन है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, आज के टाइम में एजुकेशन लोन होते हैं। तो बहुत टाइप के लोन्स हैं, इसीलिए इनमें क्या बोल रहे हैं, वेरिएशंस बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बोरोवर्स इन क्रेडिट वर्थिनेस कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये पर्सन बहुत सही है या गलत है। तो उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है, ठीक है, कि हमने पहले भी कभी लोन लिया होगा या फिर कितना हमारे बैंक में पैसा है। तो एक क्रेडिट हिस्ट्री है, जिससे क्या पता चल जाता है कि ये पर्सन अच्छा है या फिर बेकार है। वरना हर पर्सन क्या नीरव मोदी जैसा भी तो भाग सकता है ना। तो वैसी टाइप से बोल रहे हैं कि भाई हमारी एक हिस्ट्री रहती है। और साथ में बोला कि भाई मार्केट कंडीशन, कि मार्केट की क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी क्या हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वेरी करता है, ठीक है। तो बोला इंटरेस्ट रेट आर लैंडिंग प्रैक्टिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर। अगर चलिए हम बोलें कि कोरोना का टाइम है, ठीक है, कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा? तो इंटरेस्ट रेट उस टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई लोग पैसा क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, उनको ज़रूरत हो रही थी, तो इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और साथ में इसलिए भी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे कि जिससे क्या हो, लोग लोन लें और लोन लेके क्या करें भाई, कुछ नया-नया स्टार्टअप करें। कि हमने अगर लोन ले लिया तो कोई ना कोई काम तो करेंगे, काम करेंगे तो उसमें लेबर लोग लगेंगे तो क्या होगा, उनको पैसा दिया जाएगा तो उनकी कुछ और डिमांड बढ़ेंगी। ऐसे क्या एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी का। इसलिए भी क्या कह रहे हैं कि कभी मार्केट में मार्केट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। चलिए, अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो भाई फॉर्मल सेक्टर में एक बैंक होता है और एक क्या होता है, कोऑपरेटिव्स होते हैं। अब बैंक क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई हमारा अगर इंडिया है ये, अगर ये रंबस शेप हमारा इंडिया है, तो हमने कहा कि भाई एक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या वो तमिलनाडु में नहीं होगा? होगा। क्या वो गुजरात में नहीं होगा? होगा। क्या वो जम्मू कश्मीर में नहीं होगा? उसकी ब्रांच होंगी। क्या वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होंगी ब्रांच? होंगी।
तो बैंक क्या करता है भाई, एक बहुत बड़े वाइड एरिया में वर्क करता है। वहीं पे को हम कोऑपरेटिव की बात करें, तो कोऑपरेटिव क्या करती है, एक छोटे एरिया में वर्क करती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ें। तो कॉमर्शियल बैंक ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल लोन टू बिजनेस लोन। ठीक है, क्या कर रहे हैं बैंक भाई, एक बड़े से एरिया में वर्क कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कैसे कि वे पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहीं पे वो कॉपरेटिव्स की बात करें, तो कॉपरेटिव इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड लोन ऑफ्टन द विद लोअर इंटरेस्ट रेट, कि भाई उनका क्या इंटरेस्ट रेट कम रहता है, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, ठीक है। कि भाई अगर मार्केट का रेट घट रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो ये भी अपना इंटरेस्ट रेट क्या बहुत जल्दी घटा देंगे, और बढ़ रहा है तो अपना इंटरेस्ट रेट हल्के-हल्के बढ़ाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, पर्टिकुलर फॉर रूरल कम्युनिटीज़, और जाके भाई कहाँ पे कुछ ज़्यादातर वर्क करता है, तो रूरल एरियाज़ में वर्क करता है। चलिए, इसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक्स का बैंक है, ठीक है? बैंकों का बैंक है, और गवर्नमेंट बैंक भी है, ठीक है? चलिए, तो हम अगर बात करें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ? किसी को पता है? तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1935 में, ठीक है? कब हुआ? 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और जाके बोला कि भाई इसके फर्स्ट इंडियन हेड कौन होंगे? तो सीडी देशमुख बनते हैं, ठीक है? कब बनते हैं? तो 1943 में बनते हैं, ठीक? और ये एक रॉयल कमीशन के थ्रू बना था, और जाके जो इसका एक्ट था वो 1934 के एक्ट के तहत बना था, ठीक है? चलिए, अब अगर हाँ बात करें इसका कि भाई इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये क्या करता है, करेंसी इंश्योर करता है, ठीक है, इंश्योरेंस। तो बोला द आरबीआई इशू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारे बदले क्या कर दें, पैसा छाप दें। तो ये क्या करता है भाई, पैसा छापता है, किसके बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये 5 रुपए का नोट भी छापेगा, ये 10 रुपए का नोट भी छापेगा, ये 20 रुपए का नोट भी छापेगा, ये 50, 100, 500, आने वाले टाइम में अगर 2000 जब छप रहा था, 2000 नोट का नोट भी यही छाप रहा था, 1000 का नोट भी यही छाप रहा था। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है, वह उसमें सिग्नेचर कौन करता है, हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी, और सारे नोटों में किसके सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई सभी नोटों में आरबीआई गवर्नर के होते हैं सिग्नेचर, लेकिन एक नोट को छोड़ के, वो कौन सा, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए के नोट में किसके सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। नेक्स्ट बोला कैश बैंक बैलेंस मॉनिटरिंग, कि भाई ये क्या करता है, कैश बैलेंस का मॉनिटर करता है, कि द आरबीआई इंश्योर दैट कॉमर्शियल बैंक मेंटेनिंग सफिशिएंट कैश रिजर्व। हमने अभी कहा था कि भाई 15% कैश रिजर्व क्या रखना है, बैंकों ने अपने पास रखना है। तो आरबीआई टाइम टू टाइम देखेगी भाई ये कॉमर्शियल बैंक 15 रुपये रख रहा है, नहीं रख रहा है, या 15% रख रहा है या नहीं रख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बैंक अगर 15% ना रख के वो लोन में चढ़ा दें, तो उनको क्या होगा, फायदा होगा। रीजन कि भाई वो लोन में क्या मिलेगा, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई वो क्या करता है, टाइम टू टाइम देखता है। और बोला लैंडिंग एंड इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन, बोला कि भाई आरबीआई क्या करेगा, टाइम टू टाइम इनके इंटरेस्ट रेट देखता है कि भाई घटने घटाना या बढ़ाना। और बोला और कौन सा बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, कौन सा बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर रहा है, ये भी कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा, ठीक है। तो द आरबीआई मॉनिटर्स एंड कलेक्ट डाटा ऑन हाउ मच बैंक आर लैंडिंग, कि भाई कितना उन्होंने लोन प्रोवाइड कराया, टू वोम, किसको प्रोवाइड कराया, एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, और किस इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो हमने आरबीआई की बात करी, आरबीआई कब बना था, तो 1934 के एक्ट से 1935 में बना था, और जाके इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। और जाके हमने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये बैंक का बैंक है, और जाके ये सेंट्रल बैंक है, जाके करेंसी इंश्योर करता है कि भाई गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या हमारी करेंसी प्रिंट करता है। फिर जाके हमने कहा कि भाई जो 1 रुपए का नोट है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर करता है, और सारे ही नोटों में आरबीआई का गवर्नर सिग्नेचर करता है। फिर कैश बैलेंस का मॉनिटर करता है कि भाई जो भी एक्स अमाउंट है वो बैंक अपने पास रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, और जाके ये भी देखता है कि भाई वो जो बैंक है वो किसको पैसा दे रहे हैं, किसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। चलिए, अब इनफॉर्मल फॉर्मल तो हमने देख लिया, अब इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन देखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई कभी क्या होता है कि हम लोग आसपास में क्या कर देते हैं, उधार ले लेते हैं, ठीक। जैसे क्लास 10th में आप लोग हैं, और जाके आपको
आपने क्या करा, फीस ली घर से और जाके फीस थी, मान के चलो 500 रुपये फीस थी या 1000 रुपये फीस थी। अब रास्ते में आपको क्या हुआ कि भाई आपने कहा गर्मी बहुत हो रही है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ठीक? तो आइसक्रीम खाने का मन था, तो आपने क्या कर दिया, आपने जो 1000 रुपये फीस थी उसमें से 20 रुपए की क्या कर ली, आइसक्रीम खा दी। अब जब 20 रुपए की आइसक्रीम खाई तो भाई स्कूल वाले तो 980 रुपए में मानेंगे नहीं कि भाई 20 रुपए कम दे तो बच्चे ने आइसक्रीम खा दी है। तो उसके लिए क्या करोगे, आपने किसी दोस्त से ले लिया या किसी रिलेटिव से ले लिया, किसी जान पहचान वाले से 20 रुपए ले लिए, जिससे क्या हो जाए, आपका पूरा अमाउंट रेडी हो जाए। तो आपने अपने दोस्त से लिया ना, कोई इसने पेपर वर्क करा नहीं करा, तो ये क्या, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया, ठीक है? तो ये इनफॉर्मल सेक्टर कैसे हो सकते हैं, तो भाई ट्रेडर हो सकते हैं। ट्रेडर का मतलब कि भाई कोई स्मॉल बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल में बोरो मनी फ्रॉम ट्रेडर फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड। कि भाई कोई स्मॉल बिजनेसमैन या इंडिविजुअल ने किससे ले लिया, कोई ट्रेडर से लोन ले लिया, वो भी किस टर्म के लिए, एक छोटे से टर्म के लिए, ठीक है? 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है या 1 हफ्ता हो सकता है, ऐसे। और बोला दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉयर्स। भाई कोई मालिक अपने जो भी वहाँ काम कर रहा है, किसी किसी फैक्ट्री या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, उनको क्या, अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है भाई, हाई रहता है बहुत ज़्यादा। ये भी क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। फिर जाके हम अपने रिलेटिव फ्रेंड से ले लेते हैं लोन, तो या फिर उधार ले लेते हैं, तो ये भी क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है। लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम भी होती होगी, ठीक है? और साथ में क्या कहा, इसमें भाई हाँ, कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट होता भी है और नहीं भी हो सकता है, ठीक? चलिए, ये क्या है, अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। भाई यहाँ पे वो कोई भी रेगुलेशन नहीं होता। अगर हमने एसबीआई से लोन लिया तो वहाँ पे आरबीआई देखेगा, लेकिन अगर हमने किसी दोस्त से लिए रखा लोन तो फिर कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो ये क्या, अनरेगुलेटेड होते हैं, ठीक है? तो कहा नो गवर्नमेंट बॉडी, कि भाई कोई भी गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं, अपने दोस्त से ले रहे हैं, किसी जान पहचान वाले से ले रहे हैं। बोला फ्री इंटरेस्ट रेट, कि भाई कुछ भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कोई रेगुलेट नहीं हो रहा है। फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस, कि कभी-कभी क्या होता है भाई, जैसे आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि भाई वो क्या कर देते हैं, कुछ ऐसी टाइप की स्कीम्स भिड़ाते हैं कि भाई जो लोन लेने वाला पर्सन है वो कभी लोन चुका ही नहीं पाता है, या फिर जब लोन रिटर्न करने की बारी आती है तो उनको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद बोला कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग, कि भाई हम अगर अनरेगुलेटेड लैंडिंग करेंगे तो उसकी क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो बोला ये क्या रहता है भाई, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रहता है इसमें, डेब्ट साइकिल हो जाता है और एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो बोला कि भाई समटाइम्स क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेंगे, कि बैंक अगर एसबीआई है वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ये लोग क्या 25% का चार्ज करेंगे। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया, और साथ में क्या, जो भी पर्सन है उसका डेब्ट ट्रैप में फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि भाई ऐसी कंडीशन में आ जाना कि आप लोन रीपे ही, खाली इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं, जो मेन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसे आप वापस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे को आप तो काम कर ही रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका बेटा करेगा काम, या आपके फैमिली की कोई भी फ्यूचर जनरेशन काम करेगी, फिर उसकी फ्यूचर जनरेशन काम करेगी, तो आप क्या, एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाएँगे, ठीक है? तो इसी का बोला, डेब्ट साइकिल में फंस जाएँगे। बोरोवर में स्ट्रगल टू रीपे लोन, लैंडिंग ऑफ अ फर्दर बोरोइंग एंड साइकिल ऑफ डेब्ट, कि भाई आप लोग क्या, एक ऐसे जाल में फंस जाएँगे जहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं और लोन का पैसा रिटर्न कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और साथ में भाई इन्फॉर्मल लेंडर में यूज़ अनफेयर मीन्स टू रिकवर देयर मनी सच एज देयर थ्रेट्स और वायलेंस, कि भाई सर के ऊपर बंदूक लगा के कह रहे हैं कि भाई आप हमारा लोन वापस कर दो, ठीक है? तो भाई आदमी कहाँ से करेगा, तो कुछ ना कुछ बेचेगा, जमीन बेच दी या फिर कोई गहने बेच दिए, तो ऐसे करके क्या बहुत ज्यादा मार पिटाई भी हो जाती है, यहाँ पे को वायलेंस के थ्रू क्या करते हैं, लोन रीपे करवाते हैं, ठीक? चलिए, इसके बाद बोला इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, कि भाई हमें इनफॉर्मल सेक्टर देखा, इसमें तो कुछ ना कुछ दिक्कतें मिली, लेकिन हमें ज़्यादातर नीड किसकी है, फॉर्मल सेक्टर की है। तो बोला यहाँ पे कोई रेगुलेशन की बात करी, ट्रांसपेरेंसी की बात करी और एक्सेस
टू क्रेडिट की बात करें। तो रेगुलेशन के बारे में बोलें तो फॉर्मल लेंडर ऑपरेट अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर वर्क करते हैं। इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस, कि भाई यहाँ पर फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को ज़्यादा रुपए में लोन दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन दे रहे हैं, किसी को कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे रहे हैं। और कंज्यूमर का क्या रहता है, प्रोटेक्शन रहता है। ऐसा नहीं कि भाई उसे मार मार के अपना लोन वापस करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट एंड लोन टर्म्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्क्लोज इन अ फॉर्मल लेंडिंग। अगर हम जैसे पुराने अमरीश पुरी वाली मूवियाँ देखें तो उसमें क्या करते हैं भाई, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, कितने इंटरेस्ट रेट में रहे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे वो क्या भाई, पहले से बता दिया जाता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है कि हम आपको X% में क्या दे रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्सेस टू क्रेडिट बोला, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस। यहाँ पे वो क्या होता है कि भाई पैसा, ज़्यादा पैसा भी ले सकते हो और कम पैसा भी ले सकते हो, इंडिविजुअल के लिए और बिजनेसमैन के लिए। साथ ही में कह रहे हैं कि भाई हमने बात कर दी, रेगुलेशन होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ पे को पैसा भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। और इसके साथ ही क्या है, प्रमोटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि भाई यहाँ पे को साथ में क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि भाई सभी के पास बैंकिंग जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे क्यों, क्योंकि भाई अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर या कोई साहूकार जैसे आदमी से लोन लेंगे और बैंक से लोन लेंगे तो बैंक से क्या हमें कम रुपए में लोन मिल जाएगा, लेकिन साहूकार से हमें ज़्यादा रुपए में लोन मिल, इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा भाई, वहाँ पे को फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाएगा। ठीक, तो बैंक क्या है हमारे लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा लेसन बहुत अच्छे से, और आप लोगों ने इतनी देर तक का वीडियो देखा है। तो इसके साथ थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, क्या पता उनका भी भला हो जाए। ठीक है, और हल्का सा हमारा भी भला हो जाए। और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक जो ये बेल का आइकन है इसे ऑल में रख दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। तो थैंक यू, वीडियो पे बने रहिए, आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, और तब तक के लिए बाय बाय।